अगर हम दो बीकर्स को पोरस मेम्ब्रेन से सेपरेट करके एक ZnOH की कंसंट्रेशन सेल बनाएं, तो सर उसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल सपोर्ट करेगा क्या सेल को? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट करेगा। सेल आपने कैसी बनाई है? Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस। Zn2 प्लस OH आयन। यस सर, पोरस मेम्ब्रेन। ZnOH वोल्टवाइज पहले तो ये बात है कि प्रेसिपिटेट हो जाता है, पर मान लेते हैं कि ये सॉल्युबल सॉल्ट होता तो ये पोरस मेम्ब्रेन है, यहाँ पर Zn2 प्लस और OH माइनस आयन है, यहाँ जिंक की एक रॉड है, ये भी एक जिंक की रॉड है, और ये Zn और OH माइनस आयन है। ये C1 कॉन्सेंट्रेशन है, C2 कॉन्सेंट्रेशन है, एंड C2 ग्रेटर देन C1 हमने ले रखा है। तो OH आयन यहाँ तेजी से पहुंचते और यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता। अब हम मान रहे हैं कि ये एनोड का काम कर रहा है, ये कैथोड का काम कर रहा है। अगर इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन लिखेंगे। Zn will give you Zn2 plus ion at C1 concentration plus 2 electron. Zn2 plus ion second beaker में at C2 concentration plus 2 electron will give you Zn. तो Zn2 plus ion at concentration C2, Zn2 plus ion at concentration C1 plus Zn, और E of cell equals to E naught of cell minus 0.0592 upon 2 log of C1 upon C2 होगा। तो सेल काम करेगी जब C2 ग्रेटर देन C1 होगा। यहाँ जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, OH आयन जल्दी पहुंच जाएंगे। काम तो इसको करना चाहिए और बल्कि इसका पोटेंशियल ज्यादा आना चाहिए। सर तो कोई ऐसा मेटल लेंगे कि जो प्रेसिपिटेट नहीं होता होगा तो ये काम करेगी? इसमें सोचना पड़ेगा। कोई ऐसा मेटल ले लें जिसका कि हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्ट सॉल्युबल रहता हो। सपोज अपन ने सोडियम ही ले लिया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के दो सॉल्यूशन ले लिए और ये सोडियम को मरकरी में रख दिया, तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बल्कि यहाँ सपोर्ट कर जाएगा। इसको सोचते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसमें बात करेंगे अपन। ओके सर। और कोई बात? प्लीज एक्सप्लेन लिगेंड। ऑल्सो वी कैन हैव मोर देन वन लिगेंड इन वन कंपाउंड। लिगेंड ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं जो किसी मेटल आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जैसे K4 FeCN6, इसमें Fe2 प्लस आयन है, इसके पास 6 खाली ऑर्बिटल है। साइनाइड आयन में कार्बन या नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो लिगेंड ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका कोई एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन को देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। एक से ज्यादा लिगेंड भी हो सकती हैं,
जरूरी नहीं कि सारी लिगेंड एक जैसी लगी हो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लाइक Pt Cl2 H2O होल ट्वाइस C2O4, ये 1 2 3 लिगेंड है इसके पास। हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम। कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या होते हैं? जनरली हम जो टाइट्रेशन करते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, और हम उसमें एसिड बेस इंडिकेटर कोई सा लेते हैं, और इंडिकेटर का कलर चेंज ये बताता है कि रिएक्शन टाइटर और टाइट्रेंट के बीच में कब कंप्लीट हो गई है। बट इंडिकेटर जब अपना कलर चेंज करता है तो जिस ड्रॉप पर वो अपना कलर चेंज करता है, ये ड्रॉप का वॉल्यूम एरर क्रिएट करेगा, क्योंकि सपोज उस ड्रॉप के 1/5 पार्ट से एंड पॉइंट आना था, लेकिन वो तो पूरी ड्रॉप गिर गई, तो काफी थोड़ा सा ज्यादा टाइटर डल गया है। तो टाइट्रेशन में एरर होती है जब आप कोई इंडिकेटर लेकर उसके कलर चेंज के थ्रू एक रिएक्शन का एंड पॉइंट चेक करते हैं। उसके बजाय हम एक काम करें, एक सॉल्यूशन लें, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल के रखें और इसको टाइट्रेट करते जाएं टाइटर से। यहां पर जब रिएक्शन होगी टाइटर और टाइट्रेंट के बीच में, तो बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन एट द एंड पॉइंट नंबर ऑफ आयंस में चेंज आएगा, और एट द एंड पॉइंट जब नंबर ऑफ आयंस में यहाँ चेंज आएगा तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी चेंज होगी। इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी वर्सेस जो वॉल्यूम ऑफ टाइटर आप डालते जा रहे हो और कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जिस समय पे कंडक्टिविटी एब्रप्टली चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। लेकिन टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्या रहेगा, ये अलग अलग टाइट्रेशन में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप HCl को टाइट्रेट कर रहे हो NaOH से। सपोज आप HCl को टाइट्रेट कर रहे हो NaOH से, यू हैव टेकन HCl सॉल्यूशन एंड यू आर टाइट्रेटिंग विथ NaOH। तो इसका कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटर एडेड, ये ग्राफ कैसा बनेगा? इसका कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ द टाइटर एडेड, ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ABCD में से क्या आंसर होगा इसका? इसका कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ द टाइटर एडेड ग्राफ कैसा बनेगा? अरे कोई तो आंसर दो, किसी को भी नहीं आ रहा है क्या? ऑप्शन डी होना चाहिए। ऑप्शन डी होना चाहिए। देखिए वेसल में पहले H+ और Cl- आयन है, इनके कारण कंडक्टिविटी है। अब जब हम NaOH ऐड करते जा रहे हैं तो ये OH आयन H+ आयन को कंज्यूम करते जा रहे हैं और उनकी जगह पर सोडियम आयन आते जा रहे हैं।
तो H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन ऑफ द मीडियम Na प्लस और OH माइनस आयन ये आपने ऐड की है, ये H प्लस H2O बन जाएगा और इस H प्लस की जगह Cl माइनस तो है मीडियम में, Na प्लस आते जाएंगे। फास्ट मूविंग H प्लस के बजाय स्लो मूविंग Na प्लस आएंगे और वो जो OH आयन आ रहे हैं वो कंज्यूम हो जा रहे हैं वाटर बनाने में। तो इनफैक्ट इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पहले थोड़ी सी कम होगी, ये हो सकता था। इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पहले थोड़ी कम होगी यहां तक। जब मीडियम का सारा HCl कंज्यूम हो जाएगा, H प्लस कंज्यूम हो जाएगा, तो अगली ड्रॉप ऑफ NaOH जो गिरेगी वो Na प्लस और OH माइनस आयन देगी, प्लस मीडियम में जो Cl माइनस आयन पहले से थे वो तो है ही, और ये कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ा देगी। तो आंसर ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि फास्ट मूविंग H प्लस थे। अच्छा, ये जो हम मिलाते जा रहे हैं इसको नहीं काउंट करना है फिलहाल, ये मीडियम में थे और ये कंज्यूम हो जाते जा रहे हैं और इसकी जगह Na प्लस आते जा रहे हैं, प्लस NaOH की जो ड्रॉप गिर रही है उससे जो OH आ रहे हैं वो इसको कंज्यूम करके वाटर बना रहे हैं। Cl तो कंडक्टिविटी हमेशा जितना है उतना दे ही रहा है, इसमें कोई डाउट किसी को? इस टाइट्रेशन का कंडक्टिविटी टाइट्रेशन करते करते घटेगी और घटने के बाद एंड पॉइंट पे मिनिमम रहेगी, फिर एब्रप्टली बढ़ जाएगी। तो ये हम क्या करेंगे, टाइटर डालते डालते 3-4 रीडिंग पहले यहां ले लेंगे, 3-4 रीडिंग पहले यहां ले लेंगे और फिर इन दोनों लाइंस को एक्स्ट्रापोलेट करके मीट करा देंगे। जिस पॉइंट पे ये मीट करती है ये उसका एंड पॉइंट है, ये बिल्कुल एक्यूरेट एंड पॉइंट देगा, इसमें एरर नहीं होगी। मगर अगर हमने टाइट्रेट किया होता एसिटिक एसिड को NaOH से, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन था, अगर हमने टाइट्रेट किया होता एसिटिक एसिड को NaOH से जिसकी टाइट्रेशन इक्वेशन ये रहती, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इस टाइट्रेशन का ग्राफ कैसा होगा? क्या आंसर होगा? सर थर्ड वाला होना चाहिए। और कोई? इसका ग्राफ थर्ड वाला होगा। आपकी बार मीडियम में एसिटिक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटकर एसीटेट आयन और H प्लस आयन देगा। NaOH डालने से ये न्यूट्रलाइज होगा, मीडियम में Na प्लस आएंगे, मगर साथ में एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन भी बढ़ जाएगा तो H प्लस फिर आ जाएंगे। तो मीडियम में एसीटेट आयन भी बढ़ रहे हैं, H प्लस आयन इसके आयनाइजेशन से आ गए वापस जो इसने कंज्यूम करे, प्लस Na प्लस भी आ गए, तो कंडक्टिविटी पहले बढ़ेगी और जब एंड पॉइंट आएगा उसके बाद तो NaOH जो अगली ड्रॉप लास्ट में गिरेगी वो एकदम से Na प्लस और OH आयन खूब सारे देगी और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसका ग्राफ इस टाइप का रहेगा। तो आपको ये देखना होता है कि जो टाइट्रेशन आप कर रहे हैं उसके कारण आयंस में क्या चेंज आ रहा है।
और उसमें ये याद रखें कि जो NaOH है ये पहले से प्रेजेंट नहीं है मीडियम में, ये ड्रॉप वाइज गिर रहा है। सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप NaCl से टाइट्रेट करते हैं AgCl बनता है। इस टाइट्रेशन की टाइट्रेशन कर्व कैसी होगी? इस वाले टाइट्रेशन की टाइट्रेशन कर्व कैसी होगी? सर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ये वाला, क्यों? मीडियम में पहले Ag प्लस और Cl माइनस आयन है, आपने इसमें NaNO3 ऐड किया, आपने इसमें NaCl ऐड किया। मीडियम में पहले Ag प्लस और NO3 माइनस आयन है, ये Cl ने Ag को खत्म कर दिया, मगर Ag प्लस के बजाय मीडियम में Na प्लस आ गया, तो मीडियम में से सिल्वर आयन जाते जा रहे हैं, बट उनकी जगह सोडियम आयन आते जा रहे हैं। नाइट्रेट आयन तो उतने ही है। सिल्वर आयन के कंपैरिजन में सोडियम आयन की मोबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी, इसलिए कंडक्टिविटी इस अगर ये दो दिए होते वैसे तो ये ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इधर सोडियम आयन सिल्वर आयन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर दो ग्राफ ऐसे दिए होते जिसमें एक में तेज बढ़ रही है और एक में कम बढ़ रही है, तो ये थोड़ी कम बढ़ेगी। ये थोड़ी सा अगर राइजिंग लाइनें बिल्कुल कांस्टेंट रहती तो उसको नहीं करते। जैसे इन दोनों में इस वाले को कहेंगे कि कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगी और एंड पॉइंट पर NaCl जो आएगा वो पूरी कंडक्टिविटी बढ़ाएगा। तो फर्स्ट वाला ग्राफ बेहतर है। अगर ये बिल्कुल फ्लैट लाइन होती तो फिर ये बेहतर होता। तो ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन और एडवांस में आते हैं। कैन यू एक्सप्लेन द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वन मोर टाइम? जो ये वन मोर टाइम वाले लोग हैं वो वीडियो लेक्चर रिपीट देख लिया करो ना। आपके पास में एक कंडक्टिविटी सेल है, यहाँ पर HCl सॉल्यूशन है C2 कॉन्सेंट्रेशन पर, यहाँ पर HCl सॉल्यूशन है C1 कॉन्सेंट्रेशन पर, यहाँ H प्लस और Cl माइनस आयन है और C2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है C1 से। यहाँ पर आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रखा है, NiN मतलब एनोड, यहाँ हाइड्रोजन आप फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रखा है कैथोड, जिस पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। पर ये H प्लस और Cl माइनस आयन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो नेट फ्लो इधर जाएगा। पर H प्लस तेज माइग्रेट करता है तो जल्दी पहुंच जाएगा, Cl धीरे चलेगा, तो H प्लस जल्दी पहुंचेगा और इस बीकर में पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा। Cl धीरे पहुंच रहा है, तो फॉर सम टाइम इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन के जाने को रोकेगा क्योंकि यहाँ प्लस आ गया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आने को रोकेगा क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन जो सर्किट में इधर जा रहे हैं
वो इसके कारण नहीं जा पाएंगे। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहलाता है। Do we have to learn extra test in package which are not in class? आपको जो स्टडी पैकेज मिला है क्लास में, जो मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में टेस्ट पढ़ा रहा हूं, पहले आप उनको प्रॉपरली याद कीजिए। जब वो टेस्ट याद होने लगे उसके बाद जो आपको पैकेज में एक्स्ट्रा टेस्ट दे रखी हैं उनको याद करना है, बट पहले जो बता रहा हूं उनको याद करनी है। व्हाट इज इलेक्ट्रोसिंथेसिस ऑफ ए सब्सटेंस? किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी यूज करके अगर प्रिपेयर करते हैं तो वो इलेक्ट्रोसिंथेसिस है, मतलब वो इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे उसका। कैन वी आइडेंटिफाई द रेडिकल विद द हेल्प ऑफ फ्लेम टेस्ट? हाँ, फ्लेम टेस्ट से कर सकते हैं, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। व्हाट इज मिथिलीन ब्लू टेस्ट? मिथिलीन ब्लू टेस्ट सल्फाइड आयन के लिए होती है। सल्फाइड आयन के प्रेजेंस में मिथिलीन ब्लू डाई अपना कलर चेंज करती है और ये बेहद सेंसिटिव टेस्ट है। H2S ये टेस्ट दे देगा, जबकि हमने देखा था नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन H2S टेस्ट नहीं देता था, पर मिथिलीन ब्लू टेस्ट ज्यादा सेंसिटिव होती है। हल्के से हल्का सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन भी इससे पता लग जाता है। हाउ टू नो हाउ स्टीप द स्लोप ऑफ द ग्राफ इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन? ये तो आपको अंदाज लगाना पड़ेगा। अगर मीडियम में कोई स्लो मूविंग कैटायन हटकर उसकी जगह H+ आयन आ रहा है जो मीडियम में बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से चलता है, तो स्टीप राइज आएगा। या H+ आयन कम होके Na+ आ रहे थे जैसे, तो स्टीप डाउनफॉल आएगा, क्योंकि H+ आयन का माइग्रेशन पावर बहुत ज्यादा रहती है ग्रोथस टाइप ऑफ कंडक्शन के कारण। और कोई डाउट? तो H+ आयन खर्च भी हो रहा, पर इक्विलिब्रियम के कारण वापस बन भी रहा। क्या? तो जो एसिटिक एसिड वाला केस था, तो हाँ। उसमें H+ आयन कंज्यूम तो हो रहा था, पर इक्विलिब्रियम के कारण वापस बन भी तो रहा था, तो स्लोप कांस्टेंट भी तो हो सकती थी। हाउ कैन यू से कि एग्जैक्ट कांस्टेंट हो जाएगी तब, जबकि ये आयन का नंबर भी बढ़ रहा है इस इक्विलिब्रियम के आने से, ये लगभग उतना ही रह रहा है, प्लस जो Na+ आ रहे हैं मीडियम में वो भी बढ़ रहे हैं, मींस थोड़ा तो बढ़ेगा ना कंडक्टेंस। ये इक्विलिब्रियम आगे आ रहा है तो एसिटेट आयन भी तो बढ़ रहे हैं मीडियम में। और कोई डाउट? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पैकेज सॉल्यूशन में भी डालूंगा, कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, कुछ और डालूंगा अभी। आप लोग पैकेज सॉल्व करते रहिए, तब तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और कोई डाउट है किसी को? In the last kind of titration, will the affinity of Ag+ for Cl not cause the sudden drop in conductance? आप गलत ढंग से सोच रहे हो। AgNO3 के सॉल्यूशन में आपने NaCl डाला, ये तो बाहर से डाला, इसको तो सोचो ही मत कि ये कुछ है। ये तो कंडक्टिविटी डलने के बाद इसकी एक ड्रॉप गिर रही है, कंडक्टिविटी इसके कारण है। अब सिल्वर आयन क्लोराइड आयन के कंपैरिजन में AgCl बन के हट जा रहे हैं, तो आप ये देखो कि Ag हट रहा है मीडियम से, Cl तो आप डाल रहे हो, तो मीडियम में था ही नहीं पहले, पर उसकी जगह Na+ आ भी तो रहा है, और नाइट्रेट तो जितने थे उतने हैं ही, तो कहां फर्क पड़ा? पहले मीडियम में Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव थे, अब Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव है, कहां फर्क पड़ रहा ज्यादा? आप इसको क्वेश्चन को यहाँ ऐसे लिख के सीखने के बजाय आप ऐसा सोच रहे हो कि हमने NaCl डाला, मीडियम में AgCl हट रहा है, AgCl हट रहा है, खूब सारा AgCl हट रहा है, मींस आपको लग रहा है कि ये तो बहुत
कम हो जा रहे हैं आयन मीडियम में, बट Na+ भी तो बढ़ रहा है. थिंक लाइक दिस. चलिए तो नेक्स्ट क्लास में बाकी का देखते हैं. और टेस्ट जितनी बताई थी वो याद कीजिए. टेस्ट याद करने बोली थी. नाइट्राइट आयन की टेस्ट बताइए, कौन बताएगा? नाइट्राइट की टेस्ट. नाइट्राइट रेडिकल की टेस्ट क्या होगी? प्रिलिमिनरी टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट. स्पर्श, सलोत्कर. सर जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो पहले ब्राउन फ्यूम्स का एवोल्यूशन होगा जो बाद में डेंस हो जाएंगी, और फिर जब सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालेंगे तो सिल्वर नाइट्राइट का प्रेसिपिटेट मिलेगा. और कंफर्मेटरी टेस्ट सर, कंफर्मेटरी वाली याद नहीं. अभी तो अपन ने 5-6 रेडिकल पढ़े भाई मेरे. अभी जब ऐसे पूरा चैप्टर हो जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे? पिछली क्लास में मैंने कहा था ना कि 4-5-6-7-8 रेडिकल हैं, उनको अभी याद कर लो. अभी बता देते तो हमेशा के लिए याद हो जाता. कम से कम मैंने आधा घंटा डिवोट किया था इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए. मतलब आप लोगों से ये प्रॉब्लम यही आती है कि आप लोग पढ़ते हो लेकिन आप उसको रिवाइज नहीं करते हो, तो वोलेटाइल रहता है, सब हो जाता है. क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही कर रहे होंगे. जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था तो उस समय केमिकल काइनेटिक्स कर रहे थे. जब मैंने पिछली क्लास में कहा था टेस्ट याद करके आइए, तो कम से कम 2 लोग तो याद करके आते. सर ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं जिससे लाइट डाउन फ्यूम्स बनती हैं. नाइट्रस एसिड से सर NO और NO2 मिलता है. NO2 से ब्राउन फ्यूम्स बन जाती है, वो डेंस हो जाती है क्योंकि जो NO होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन से. और सर सेकंड टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं जिससे वाइट PPT बन जाता है, वो उसकी कंफर्मेटरी टेस्ट है. और दूसरी कंफर्मेटरी टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट है, जिसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेते हैं. फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसलिए लेते हैं जिससे वो पहले से ऑक्सीडाइज ना हो जाए. और उसमें डाइल्यूट H2SO4 या फिर एसिटिक एसिड डालते हैं और उसको बीकर के अलोंग द वॉल डालते हैं जिससे ब्राउन रिंग एट दो लिक्विड्स के जंक्शन पे ब्राउन रिंग बन जाती है. सल्फाइड की कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? सल्फाइड रेडिकल की कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? पलाश. ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो एक बर्निंग स्मेल आती है जो कि नहीं, सल्फाइड रेडिकल में बर्निंग सल्फर की स्मेल नहीं आती है. कॉमन सेंस लगाओ ना. अगर सल्फाइड रेडिकल होंगे तो ये क्या बना सकता था? H2S बना सकता था भाई एसिड डालने पर. और H2S के कारण आपको बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है क्या? H2S से रोटन एक की स्मेल आती है. अगली क्लास में सारे लोग टेस्ट याद करके आइए. और याद करना मतलब प्रॉपर याद करना, लिख लिख के याद करना. रिएक्शंस भी याद होनी चाहिए, विद बैलेंस रिएक्शन याद होनी चाहिए आपको. जितनी भी डाउट क्लास होंगी उसमें ये सारी टेस्ट आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे.